हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे जैब का जो पहला बुक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। उसी बुक का मॉड्यूल ए से हम लोग यूनिट का 1 करेंगे जिसका नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे हमेशा जैब के एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाते हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स लिए हैं सारे मैकमिलन बुक से लिया हुआ है और पॉइंट वही लिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 5B है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि इस सेक्शन किस लिए है। तो इस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है डिफिनेशन ऑफ बैंकिंग, मतलब कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना है और इसी डिपॉजिट को लेंडिंग करना है कस्टमर को एज ए लोन, और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है। जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया गया है उसको डिमांड पे रिपे भी करना होगा, बाई चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। जिस भी सुविधा से उनको पेमेंट करना होता है उनको डिमांड पे पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जो भी कंपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कस्टमर को पैसा दिया जाता है और कस्टमर से पैसा लिया जाता है, इस तरह का जो कार्य होते हैं वो जनरली बैंकिंग करता है, बैंक करता है। उसके अलावा बहुत सारे कंपनियां हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसका काम क्या होता है, फॉर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, उस तरह के काम को बैंक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए बैंक। सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी बेनिफिट्स सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स आर नॉट ट्रीटेड एज बैंक। तो फ्रेंड्स इसमें भी जो भी सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जहाँ से कुछ NGO वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है अपने मेंबर्स से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी बैंक नहीं कहलाएगा। एक सेक्शन और है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो 5C है, इसमें डिफाइन किया गया है एनी कंपनी दैट ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी। इंडिया में बैंकिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस किया जाता है उसको बैंकिंग कंपनी बोलते हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5C में डिफाइन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 7(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो प्रोहिबिट करता है, जैसे कुछ शब्द हैं बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, ये सारे शब्द का यूज केवल बैंकिंग कंपनी ही कर सकती है। इसके अलावा कोई और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फर्म या बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी है वो इस तरह का शब्द यूज नहीं कर सकती है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 7(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सेक्शन 7(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 7 में प्रोहिबिट्स किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि इसके लिए कुछ शब्द हैं बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, इस तरह के शब्द को केवल बैंकिंग कंपनी यूज कर सकती है, न कि कोई और कंपनी या फिर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फर्म, इस तरह के कोई भी यूज नहीं कर सकता है शब्द को। जैसे कुछ हैं मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स होते हैं, लोकल लेंडर्स होते हैं, जिसको महाजन बोलते हैं, साहूकार बोलते हैं, सेठ बोलते हैं, वो भी बैंकिंग कंपनी
वो सब बैंकिंग कंपनी नहीं होता है, बिकॉज दे रन देयर बिजनेस एज इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक इस तरह की कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होती है, ना ही कंपनीज एक्ट में, ना ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो ये भी बैंक नहीं कहलाती है। ये केवल अपना बिजनेस को रन करने के लिए या उससे फ़ायदा कमाने के लिए ही काम करती है। लेकिन एक तरह से ही इलीगल है। बैंक जहाँ पे लोकल लेंडर जो लेंड करते हैं मनी को, तो ये ज़्यादा वसूलते हैं अपने ग्राहक से, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। बेसिकली बैंक में जाके उनको कम रेट पे लोन लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 6 में। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसका जो सेक्शन 6 है उसमें डिफाइन किया गया है, बैंक्स आर अथोराइज्ड ऑल्सो अथोराइज्ड टू कैरी आउट सर्टेन अदर ट्रांजेक्शन्स। जैसे बैंक तो कस्टमर से डिपॉजिट ले रही है, उसको लेंड भी कर रही है, उसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जो बैंक करती है, वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, रिमिटेंसेज, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, हायरिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर, कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। इस तरह के ट्रांजेक्शन बैंक करती है, जो कि सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है। तो हम लोग अभी क्या देखें कि सेक्शन 5B, जिसमें डिफाइन किया गया है डिफिनेशन ऑफ बैंकिंग, सेक्शन 6 में बैंक्स कुछ ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल डिस्काउंटिंग, रेमिटेंसेज, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, बैंक गारंटी इशू करना। इस तरह के तमाम काम सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। सेफ कस्टडी आर्टिकल, हायरिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर, इस तरह का फैसिलिटी अपने कस्टमर को देने के लिए अपना वो बिजनेस रन करते हैं, जो कि डिफाइन किया है सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, सेक्शन और 7 में हम लोग देखे थे कि जो बैंकर और बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी का जो शब्द है, इस तरह का शब्द है, वो केवल बैंकिंग कंपनी यूज कर सकती है, ना कि इसके अलावा कोई अदर कंपनी है जो यूज नहीं कर सकते, ना ही इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म है वो भी इस तरह का शब्द यूज नहीं कर सकती है, जो कि प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बस उसी को सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(2) में अलग अलग बांट दिया है। सेक्शन 7(1) में कंपनी की बात किया गया, सेक्शन 7(2) में इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर फर्म्स के बारे में बात किया। लेकिन सब मिला के जान लीजिए कि सेक्शन 7 में प्रोहिबिट किया गया है कि जो शब्द हैं बैंकर, बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग, इस तरह का शब्द केवल बैंकिंग कंपनी ही यूज कर सकती है, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोजेक्ट अप्राइजल। अगर किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए आजकल बैंक सर्विसेज दे रही है। चलिए ठीक, आपका संपत्ति धन हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे रखना है, सब सारा चीज़ें उसको मैनेज करके बैंक दे देगी। उसी तरह से प्रोजेक्ट अप्राइजल, अगर किसी कस्टमर का प्रोजेक्ट है, उसका अप्राइजल करना है, तो बैंक उसके बिहाफ पे काम करेगी और उसको अप्राइजल करके दे देगी। तो इस तरह के सर्विसेज बैंक अपने कस्टमर को दे रही है। सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जैसे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जैसे कि हम लोग आजकल के बैंकों में देख रहे हैं कि अपना जो बैंकिंग का जो मेन कार्य है उससे हट के हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड सेल करना, लाइफ इंश्योरेंस सेल करना, जनरल इंश्योरेंस करना, इस तरह के हम लोग काम करने लग गए हैं। उसी तरह से एग्जीक्यूटर ट्रस्टी सर्विसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेज, फ्रैंकिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, फैक्टरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, डीमैट सर्विसेज, इस तरह के तमाम सर्विसेज हम लोग बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को दे रहे हैं। तो इस तरह के सर्विसेज भी बैंक अपना कार्य, इस तरह के बिजनेस भी अपना बैंक अपना कार्य कर सकती है।
जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कस्टमर के बारे में, तो कस्टमर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है लॉ में। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि कस्टमर को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो कस्टमर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। केवल कस्टमर को डिफाइन किया गया है केवाईसी पर्पज़ से। अगर केवाईसी रिक्वायरमेंट है तभी कस्टमर को डिफाइन किया गया कि कस्टमर होता क्या है। तो केवाईसी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमर वह होता है जो किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लेता है और उस बैंक के साथ अपना बिजनेस करता है, वही कस्टमर कहलाता है। उसमें आता है बेनिफिशियल ऑनर, जैसे कि आपका मैकमिलन बुक में दिया हुआ है बेनिफिशियल ऑनर के बारे में। तो बेनिफिशियल ऑनर क्या है, कौन होता है? तो एन इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ऑन्स और कंट्रोल ए क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ ए ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड। अब देखिए बेनिफिशियल ऑनर मतलब है ना, जैसे लगता है खुद का। तो जिसके पास खुद का पावर है, कंट्रोल है किसी चीज़ पे, वो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। तो बेनिफिशियल ऑनर के लिए केवाईसी पॉलिसी है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी है, तो कंपनी में जो कैपिटल होता है, प्रॉफिट्स होता है, उसका जो शेयर होता है, अगर 10% से किसी व्यक्ति का ज़्यादा शेयर है, 10% या उससे अधिक शेयर है उस कंपनी में, कैपिटल ग्रुप में, प्रॉफिट ग्रुप में, तो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होता है 15%। पार्टनरशिप के केस में 15% होता है। और अगर बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड के लिए, अनइनकॉर्पोरेटेड जो एसोसिएशन होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो उस केस में भी 15% होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में, तो जो ट्रस्ट में जो उसका जो इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट ट्रस्ट में 10% या 10% ज़्यादा है, तो उस ट्रस्ट के लिए बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें हल्का फुल्का आप जान लीजिए इस तरह से, इतना ही काफ़ी है इस यूनिट के लिए। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक सेक्शन है 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें डिफाइन किया गया कस्टमर को लेकर के, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर कोई कॉरपोरेशन है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी लॉ के द्वारा, वो भी कस्टमर कहलाता है, जो कि सेक्शन 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया हुआ है, डिफाइन किया गया है। तो ये सारे सेक्शन जो दिए हुए हैं यूनिट 1 में, इतना तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि जीआईबी का पेपर अब नए बुक से, जो नया बुक लॉन्च हुआ है उसी से सेट होगा। तो कसो इतना तो ध्यान रखिए। बाकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भी है, जो कि सेक्शन उसका और भी है, जो कि हम एक सेपरेट वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दिए हैं, उसको आप जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, है ना। तो जितने टाइप का जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप बनता है बैंकर और कस्टमर के बीच में, वो इस तरह से दिया हुआ है। अगर बैंक में कोई पब्लिक डिपॉजिट करने आता है, तो डिपॉजिट कौन कर रहा है? कस्टमर। और बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, तो बैंकर यहाँ पे डेटर कहलाएगा, क्योंकि एज ए वो अब उसको लायबिलिटी हो जाएगी उसके पास, एज ए डेटर हो जाएगा। तो अब बैंकर यहाँ पे डेटर हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा। इससे के जस्ट अपोजिट, अगर बैंक लोन देती है कस्टमर को, तो उस केस में बैंकर क्रेडिटर हो जाएगा और कस्टमर डेटर हो जाएगा, लोन फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट है सेफ कस्टडी। तो सेफ कस्टडी में ये जो वेली हो जाएगा और कस्टमर बेलर हो जाएगा। अब देखिए ये जो वेली, तो वेली में जो डबल ई लास्ट में लगा हुआ है और वेलर में OR लगा है लास्ट में, इसको अपने तरह से समझने की कोशिश करिए।
अब सेफ़ कस्टडी के लिए जो डॉक्यूमेंट दे रहा है कि सेफ़ कस्टडी में रखना है, तो प्रोवाइड कौन करा रहा है? कस्टमर करा रहा है। तो जो दे रहा है तो उसका लास्ट में OR लगेगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसका लास्ट में डबल ही लगेगा। इतना खुद से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए याद रखने के लिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए अपना अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो इजी वे में आप याद रख सकते हैं। तो सेफ कस्टडी के लिए वेली बैंकर कहलाएगा और बेलर कस्टमर कहलाएगा। अब देखिए लॉकर की बात करी जा रही है, तो लॉकर में बैंक लॉक लेसर होगा और कस्टमर लेसी हो गया। तो देखिए यहाँ पे लेसर है, तो लेसर में OR लास्ट में लग रहा है, तो यहाँ पे बैंक लॉकर को प्रोवाइड करा रही है, वो दे रही है, और यूज कौन करेगा? कस्टमर। लॉकर ले कौन रहा है? तो कस्टमर ले रहा है। तो कस्टमर केस जो ले रहा है एक्सेप्ट कर रहा है वो डबल ही हो गया, और जो दे रहा है OR हो गया। इस तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। लॉकर केस में बैंक लेसर और कस्टमर लेसी। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ चेक। तो देखिए कलेक्शन ऑफ चेक में कोई पार्टी आगे कलेक्शन चेक दे रहा है कि ठीक है मेरा ये चेक क्लियर करा के मेरे खाते में क्रेडिट करवा दीजिए, तो यहाँ पे हम उसके लिए एजेंट का काम करेंगे। और तो बैंकर एजेंट कहलाएगा, और वो जो कस्टमर है बेनिफिशियरी है वो कहलाएगा प्रिंसिपल। परचेस ऑफ ए ड्राफ्ट। परचेस ऑफ ड्राफ्ट में बैंकर डेटर कहलाएगा और कस्टमर क्रेडिटर कहलाएगा। परचेस ऑफ ड्राफ्ट में बैंकर कहलाएगा डेटर और कस्टमर कहलाएगा क्रेडिटर। पेई ऑफ ड्राफ्ट में बैंकर कहलाएगा ट्रस्टी और कस्टमर कहलाएगा बेनिफिशियरी। अब देखिए इसको याद रखने के लिए परचेस ऑफ ड्राफ्ट, अब आप जाके परचेस कर रहे हैं तो जनरली पहले कैश जमा करके परचेस होता था ड्राफ्ट को। तो कैश जब जमा कर रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो उसी केस को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है वो डेटर कहलाता है, और जो दे रहा है वो क्रेडिटर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी जब हम परचेस करने जा रहे हैं ड्राफ्ट को, तो हम कैश जमा करके ही ड्राफ्ट पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे डेटर हो गया और यहाँ पे कस्टमर क्रेडिटर हो गया। अब पेई ऑफ ड्राफ्ट में क्या होगा कि जब पेई जैसे कुछ ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट बनने के बाद जिस इंस्टीट्यूशन में हम जमा किए हैं ड्राफ्ट को वो अपना क्लियरिंग कराएगा, तो वहाँ पे वो बैंक किसी को जान नहीं रहा, वो बस थर्ड पार्टी बैंक का वो ड्राफ्ट आ गया वहाँ पे, तो एज ए ट्रस्ट वो उसको क्लियर करा देगा, तो बैंकर ट्रस्टी कहलाएगा और कस्टमर बेनिफिशियरी कहलाएगा पेई ऑफ ड्राफ्ट के केस में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक में क्या होता है कि जब कोई कस्टमर बैंक में आता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट या आर्टिकल वहाँ पे डेस्क पे छूट जाती है, तो बैंक क्या करती है, बैंक एज ए ट्रस्टी उसको ट्रस्ट के रूप में उस डॉक्यूमेंट को अच्छी जगह पर रख देती है, और बाद में ये बुला करके उनको डॉक्यूमेंट दे दी जाती है। तो इसलिए बैंकर कहलाएगा ट्रस्टी और कस्टमर कहलाएगा बेनिफिशियरी आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक के केस में। प्लेज के केस में क्या होगा, बैंकर कहलाएगा प्लेजी और कस्टमर कहलाएगा प्लेजर। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेज होता है किसी डॉक्यूमेंट का, किसी गुड्स का या किसी सिक्योरिटी का, तो प्लेज और ऑथेंटिकेशन में बस डिफरेंस होता है पोसेशन का। प्लेज में क्या होता है, जो पोसेस किसी गुड्स या सिक्योरिटी का पोसेशन बैंक के पास होता है, लेकिन ओनरशिप होता है कस्टमर के पास। ऑथेंटिकेशन के केस में क्या होता है कि पोसेशन और ओनरशिप दोनों कस्टमर के पास रहता है, बस उस पर चार्ज क्रिएट की जाती है। जो लेंडर होते हैं उनके नाम से चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यही बस डिफरेंस है प्लेज और ऑथेंटिकेशन केस में। तो दोनों केस में वो गुड्स और सिक्योरिटी बैंक को दे रहा है, तो जो दे रहा है उस केस में OR लगेगा लास्ट में, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस केस में डबल ही लगेगा। जैसा कि अभी कंसेप्ट में बताया था याद रखने के लिए, ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, नियम नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं इस तरह से करके। तो प्लेज केस में क्या हो गया, ये प्लेजी हो गया बैंकर और प्लेजर हो गया कस्टमर। मॉर्टगेज केस में सेम है, वो अपना प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के लिए दे रहा है, तो कस्टमर कहलाएगा मॉर्टगेज, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाएगा मॉर्टगेजी। ऑथेंटिकेशन केस में जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑथेंटिकेटी कहलाएगा, जो दे रहा है ऑथेंटिकेटर कहलाएगा।
तो कस्टमर हाइपोथेकेटर और बैंकर हाइपोथेकेटी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अब कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे गया कस्टमर ने कि ठीक है मेरा ये काम उस दिन पे कर दीजिएगा, तो हम उसके लिए एजेंट का काम करेंगे। तो कस्टमर बैंक एजेंट कहलाएगा और कस्टमर कहलाएगा प्रिंसिपल। इसी तरह से सेल्स परचेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर के बिहाफ पे हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोई भी सिक्योरिटीज सेल करना है या परचेस करना है, तब भी हम एजेंट कहलाएंगे, बैंक एजेंट कहलाएगा और कस्टमर प्रिंसिपल कहलाएगा। शेयर्स गिवन फॉर सेल, कोई शेयर्स दिया गया सेल करने के लिए कस्टमर के द्वारा, तब भी हम बैंक एजेंट कहलाएगा और कस्टमर कहलाएगा प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये आपका रहा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, डिपॉजिट इन द बैंक, लोन फ्रॉम द बैंक, सेफ कस्टडी, लॉकर, कलेक्शन ऑफ चेक, परचेस ऑफ अ ड्राफ्ट, पे ऑफ अ ड्राफ्ट, आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, प्लेज, मोर्टगेज, हाइपोथेकेशन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सेल्स और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, शेयर्स गिवन फॉर सेल। इतना सारा ट्रांजेक्शन आपके जेआईबी का बुक में, जो कि मैकमिलन का बुक होता है, उसमें दिया हुआ था, उसी से समझ के लेके बनाया गया है ये पीपीटी, तो उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डिपॉजिट पढ़ना है उस बुक में। तो डिपॉजिट जनरली दो तरह का होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये जनरली पेबल होता है ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट जनरली पेबल होता है डिमांड। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है। और इसमें डिमांड डिपॉजिट कौन कौन सा होता है? तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ओवरड्यू डिपॉजिट्स अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट, है ना। इस तरह के जो भी, जैसे आप सेविंग अकाउंट तो जान रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में जब भी कस्टमर डिमांड के लिए आएगा उसको पैसा देना होगा। करेंट अकाउंट भी सेम ही होता है, जब भी वो आएंगे उनको डिमांड पे पेबल करना होगा, अमाउंट पे करना होगा। ओवरड्यू डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो मैच्योरिटी के बाद वह ओवरड्यू हो जाता है, ड्यू डेट्स के बाद ओवरड्यू हो जाता है, उसको कभी भी डिमांड करके कस्टमर पैसा ले जा सकता है, तो वो भी डिमांड डिपॉजिट ही कहलाता है। अनक्लेम डिपॉजिट, जो बहुत दिन से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, 10 साल तक कोई उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई विजिट नहीं किया है, तो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है, जिसको बोलते हैं डिफ डिपॉजिटर। डिप का फुल फॉर्म होता है, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ अभी। तो अनक्लेम डिपॉजिट में जो 10 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं होते वही अनक्लेम डिपॉजिट में चली जाती है, और उसको वो भी जब भी कस्टमर आएगा डिमांड पे उनको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से डिमांड डिपॉजिट है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइम डिपॉजिट पे। तो टाइम डिपॉजिट जो होता है वो डिमांड तभी करेगा कोई कस्टमर जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। किसी डिपॉजिट जो टाइम डिपॉजिट है उसका मैच्योरिटी हो जाएगी, तभी वो डिमांड करेगी, तभी उसको पे भी किया जा सकता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट से। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स, दैट इज 120 मंथ्स। इसमें जो टाइम डिपॉजिट होता है उसमें एफडी होता है, आरडी होता है, क्यूआईपी होता है, एमआईपी होता है, ये सारे टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ही बुक में दिया हुआ था, इसको इतना ही ध्यान में रखिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जैसे से आएगा इसका डिटेल हम लोग करते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। तो मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है? मर्चेंट बैंकिंग जनरली कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जो दो लोग बीच में ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग, जो जनरली बैंक ही ये काम करती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मर्चेंट बैंकिंग मीन्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज विच फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन इट टू दोज हु यूज इट। मतलब
जिसके पास कैपिटल है, जैसे जो इन्वेस्टर हैं, बॉन्ड सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जो भी बॉन्ड इशू कर रहा है, जनरली कॉर्पोरेट इशू करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स को, जो सब्सक्राइबर होते हैं तो उसके लिए उनको उतने पैसा इन्वेस्ट करना होता है उनके कंपनी में, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है या जो कॉर्पोरेट्स होता है उसको इन्वेस्ट करना होता है उतने अमाउंट का, तभी उतने अमाउंट का बॉन्ड इशू करके उनको देते हैं। तो जनरली इस तरह का ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा होता है, इसलिए ये सारे बैंक मर्चेंट बैंकिंग कहलाता है। जैसे देखिए लिखा है, दे हेल्प ए कॉर्पोरेट फॉर सब्सक्राइबिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर। जो एफपीओ होता है, आईपीओ आती है किसी कंपनी का, तो जनरली बैंक हेल्प करती है सब्सक्राइब करने के लिए, अपने कस्टमर को मोटिवेट करती है, कन्विंस करती है कि ठीक है उसका आप एक हमारे यहाँ एक कंपनी है, इसका आप आईपीओ एफपीओ ले सकते हैं। तो इस तरह के बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन करवाती है उसको कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग। दूसरा है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग वह इंस्टीट्यूशंस होता है जिसके पास खुद का एसेट होता है, खुद का कैपिटल एसेट होता है, जिसमें रेंट आ सकती है, उस पर पैसे आ सकते हैं पर मंथ। तो इस तरह का एसेट वो किसी दूसरे कंपनी को लीज पे दे देते हैं, ठीक है आप इसको यूज़ करिए और हमको पर महीना या ईयरली बेसिस पे हमको रेंट देते रहिए। इस तरह का फाइनेंसिंग लीज फाइनेंसिंग कहलाता है। एन इंस्टीट्यूशन हु लीजिंग आउट ऑन एसेट्स कॉल्ड बैंक ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कोई इंस्टीट्यूशन है जो लीज आउट कर रहा है अपने कैपिटल एसेट को, वो बैंक भी हो सकती है या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो सकती है या फिर इंडिविजुअल कोई भी हो सकती है जो अपने प्रॉपर्टी को या अपने कैपिटल एसेट को लीज कर सकती है फॉर द रेंट। जैसे बैंक में ले लीजिए, बैंक का खुद का छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लॉकर। तो लॉकर उनको अपने कस्टमर को लीज पे दे देते हैं, ठीक है आप इतने दिन का लिए लॉकर ले लो और हमें उसके लिए रेंट देते रहो। तो ये कहलाता है लीज फाइनेंसिंग। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स प्लास्टिक मनी के बारे में। तो प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैज़ बिकम ए प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट्स। जो प्लास्टिक मनी होता है वो जनरली क्रेडिट कार्ड होता है या फिर कोई अदर कार्ड होता है, जिसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। तो इस तरह का कार्ड प्लास्टिक मनी होता है जो कि कैश पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, जिससे फिजिकल कैश रखना कम हो जाता है। अब देखिए इसी में चार्ज कार्ड है। तो चार्ज कार्ड वह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड होता है जिसमें कार्ड होल्डर को इंटरेस्ट देना नहीं होता है, लेकिन उनको जितने भी स्टेटमेंट में अमाउंट देना होता है वो एक बार में उनको पे कर दें तो उनको इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। इस तरह के जो चार्ज कार्ड होता है बहुत कम ही इशू होता है और इसमें कोई भी फ्री सेट स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती है, कोई भी प्री सेट स्टैंडिंग लिमिट नहीं होता है और अमाउंट अलाउड टू बी ड्रॉन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द यूजेज एंड पेमेंट रिकॉर्ड बिल्डअप। जिस तरह से आप कार्ड को यूज करेंगे, पेमेंट करेंगे, उस तरह से उसमें स्टेटमेंट जनरेट होगा और उतने अमाउंट का आपको पे करना होगा, लेकिन उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज देना नहीं होगा। ठीक है। देर आर नो चार्जेज लेवाइड ऑन द अमाउंट स्पेंड अपार्ट फ्रॉम द एनुअल फी। इसमें जो है कोई भी चार्ज इसमें आपको नहीं लगेगा, केवल एनुअल फ़ी लगेगा। लेट फ़ी इज चार्ज ऑन द डिलेड पेमेंट। अगर स्टेटमेंट डेट से आप डिले करते हैं तो उसमें आपको लेट फ़ी लग सकता है। तो इस तरह के कार्ड को बोलते हैं चार्ज कार्ड। अब है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह को हम कार्ड हम जानते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैकमिलन बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस समझने के लिए है। यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर एटीएम से क्वेश्चन आता भी है तो पूछा जाएगा कि ब्लू एटीएम किसके लिए है, येलो एटीएम किसके लिए है, पिंक एटीएम किसके लिए है। इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं उसके लिए बना दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रीपेड कार्ड के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा कफ हो गया इसलिए थोड़ा सा गला बैठ जा रही है। प्रीपेड कार्ड में देखते हैं हम लोग।
Prepaid cards are loaded with the amount paid by the persons purchasing the cards. These cards can be given to third person who can use these for making purchase from merchants. Some cards can also be used for withdrawing cash from ATM. अब देखिए प्रीपेड कार्ड क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई ब्लैंक कार्ड बेच रहा है कोई कंपनी, और उसने बोला कि आप मेरा कार्ड ले लो, आप जितने अमाउंट का रिचार्ज करोगे इसमें उतना अमाउंट इसमें रहेगा और इस कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे फिजिकल कैश 10,000 लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल कैश नहीं ले जाना है, तो आप उस कार्ड में 10,000 रिचार्ज कर दीजिए, 10,000 उस कार्ड में चला जाएगा। तो आपके पास कैश नहीं भी रहे तो उस कार्ड में अमाउंट 10 रखा हुआ है, तो आप किसी मर्चेंट पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको ATM से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह का फैसिलिटी प्रीपेड कार्ड में दिया रहता है। तो इस तरह के कार्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट है को ब्रांडेड कार्ड। तो को ब्रांडेड कार्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि दो कंपनी है, एक कंपनी जो है वो गुड्स और सर्विसेज सेल करती है अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को, और दूसरा कंपनी है कार्ड इशूअर, है ना, जो कार्ड इशू करती है, जो जहाँ पे कार्ड इशू होता है, जो कार्ड नेटवर्क होता है, वो अलग कंपनी है। तो दोनों कंपनी टाइप करती है कि ठीक है आप मेरा कार्ड अपने कस्टमर को पहुँचाओ, जिससे तुम्हारा गुड्स और सर्विसेज ईजी रूप में सेल हो जाएगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जो कार्ड बनाते हैं दो कंपनी मिल करके, उसको बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड। इस कार्ड पे दोनों लोगों का लोगो लगा हुआ होता है और जितने सारे फैसिलिटी देने होते हैं दोनों कंपनी टाइप होके देती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है को ब्रांडेड कार्ड अर्न मर्चेंडाइज डिस्काउंट पॉइंट्स और रिवार्ड व्हेन यूज्ड विद द स्पॉन्सरिंग मर्चेंट। जिस भी स्पॉन्सर्ड मर्चेंट के लिए कार्ड बनाया गया है, उस स्पॉन्सर्ड मर्चेंट पे आप जाकर शॉपिंग करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको रिवार्ड पॉइंट डिस्काउंट सारा मिलेगा। बट दे कैन ऑल्सो यूज एनीवेयर द कार्ड फ्रॉम द नेटवर्क आर एक्सेप्टेड। आप कहीं भी कार्ड को यूज कर सकते हैं, जहाँ उसका नेटवर्क है वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं रेमिटेंस सर्विसेज के बारे में। फॉर फैसिलिटेटिंग फंड ट्रांसफ़र बिटवीन टू पर्सन्स, बैंक्स बेयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, पे ऑर्डर्स, मेल ट्रांसफर्स एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, रेमिटेंस सर्विसेज पहले के दिन में क्या होती थी कि डिमांड डिपॉजिट से उनका रेमिटेंस ट्रांसफ़र किया जाता था। हालांकि डिमांड डिपॉजिट अब कुछ हद तक सीमित हो गई है, बहुत कम ही होता है। जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाला जा रहा है तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का यूज होता है, तो बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। फ़ी जहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का यूज होता था, अब तो बिल्कुल कम हो गया। अब तो RTGS नेफ्ट के द्वारा ही फ़ी जमा हो जाता है। उसी तरह से बैंकर चेक था, पे ऑर्डर था, मेल ट्रांसफ़र था, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र था। इस तरह से पहले रेमिटेंसेज किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे ही अब कोर बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है बैंक के द्वारा, तो सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके हिसाब से अब आ गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट RTGS, जो कि नेफ्ट को जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है वो लॉन्च हुई थी नवंबर 2005 में, और जो RTGS है वो लॉन्च हुई थी 2004 में। ये दोनों का ऑपरेटर RBI है, इसको याद रखिएगा। लेकिन ये जो नेफ्ट है ये हुई थी लॉन्च 2005 में और RTGS हुई थी लॉन्च 2004 में। और अगर RTGS की बात करें तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट है रेमिटेंस करने का वो है 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नेफ्ट में न मिनिमम लिमिट है न मैक्सिमम लिमिट है, जितना चाहे उतना आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन नेफ्ट में क्या है कि हाफ ईयरली सेटलमेंट होता है और RTGS में इमीडिएट होता है सेटलमेंट, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसी तरह से इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, UPI है, AEPS है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। सारे सर्विसेज
सब रेमिटेंस सर्विसेज है, जो कि अब के दिनों में इसी से रेमिटेंस किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। अब फ्रेंड्स, इसमें जो मैकमिलन बुक में दिया था गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम लाई है और चल भी रहा है बढ़िया तरीके से, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेफ एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वह अमाउंट बहुत सिक्योर होता है, बहुत सेफ होता है, डूबने का चांस बिल्कुल ही कम रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है मैक्सिमम 1.5 लाख। एनपीएस भी है जो कि गवर्नमेंट स्कीम है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है, आरबीआई बॉन्ड है। इस तरह के तमाम स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, नॉमिनेटेड एजेंसी फॉर गोल्ड इंपोर्ट है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वया बंधना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस तरह के तमाम जो स्कीम है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखते हुए। तो इस स्कीम को भी हम लोग डिटेल में कभी जानकारी लेंगे। ये सारे स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस स्कीम से इंटरव्यू में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इवन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर बैंकिंग प्रमोशन एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैब के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे अभी चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ था। बस आपको जानना है कि कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इतने सारे स्कीम हैं, और भी स्कीम है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल वीडियो कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल के बारे में। जैसा कि आपके मैकमिलन बुक में हेडिंग दिया हुआ था थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, विथ ए व्यू टू प्रोवाइडिंग वन स्टेप सर्विसेज टू द कस्टमर बैंक टू सेल देयर फर्स्ट सेल पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट pertaining mainly to the capital market and इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने का बैंक के लिए एक और पर्पस है। यहाँ से क्या होता है, बैंक को रेवेन्यू जनरेट होता है और कस्टमर को एक ही प्लेस पे सारा सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। अगर उनको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना हो, 3-in-1 अकाउंट खुलवाना हो, जैसे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग करेंट अकाउंट सभी एक ही अकाउंट में ओपन हो, म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, है ना। इस तरह के तमाम सर्विसेज जो कि बैंक के द्वारा दी जाती है, जैसे कि हम लोग बैंक में इसको अभी देख भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। तो पर्पस यही है कि कस्टमर को एक ही स्टॉप पे सारा सर्विसेज मिल जाए और बैंक को फ़ायदा यहाँ से ये हो रहा है कि उनको एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त हो जा रही है। तो इस तरह का हम लोग इस बुक में इतना ही दिया हुआ है बेसिकली, और इतना ही इम्पोर्टेंट भी है इस यूनिट के लिए। इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये वाला बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जो कि हमेशा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लीजिए नोट्स पे, और इसको एक बार ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेक्शन दिया हुआ है 5B, 5C, 712 और 6 और 45Z, फिलहाल इतना तो याद रखिएगा। और बाकी और भी सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जो भी उसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम लोग यूनिट कवर करेंगे उसमें भी और भी दिया रहेगा, तो हम लोग ईजी रूप में उसको देख लेंगे। धीरे धीरे सारा चीज़ हमको जानकारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि आपका यूनिट 2 है मॉड्यूल A का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।